भैया यूएस में जैसे ट्रंप ताबड़तोड़ क्रिप्टो के रेगुलेशंस बना रहे हैं ना, क्रिप्टो के लिए बुलिश है, क्रिप्टो के लिए काम कर रहे हैं और क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं अमेरिका को। अब उतनी तेज तो नहीं, लेकिन हमारी भारतीय सरकार भी अब क्रिप्टो के लिए काम करनी शुरू हो गई है। एक और पहल भारत ने भी ले लिया है। अब भारत ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि स्टेबल कॉइन खुद का हम लॉन्च करेंगे और ये गवर्नमेंट मलिंग टू मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सपेरिमेंट विद स्टेबल कॉइन। क्रिप्टो में आने के लिए स्टेबल कॉइन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो मतलब ये खुद का स्टेबल कॉइन भारत का आएगा भैया, और ये स्टेबल कॉइन प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी ही होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड। जो क्रिप्टो करेंसी की रियल डेफिनेशन है वो डिजिटल रुपी की तरह नहीं। वो डिजिटल रुपी क्या क्यों आया था मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको समझ आया तो मुझे बता देना, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ये रियल क्रिप्टो ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों किया, और उससे पहले स्टेबल कॉइन होता क्या है भाई, क्यों गवर्नमेंट प्लान कर रही है। देखो क्रिप्टो ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेजरली। एक बिटकॉइन, बिटकॉइन इज क्रिप्टो। उसके बाद बिटकॉइन के अलावा जितने क्रिप्टो हैं, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, सारों को हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। लेकिन बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के अलावा भी एक कॉइन होता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब जैसे नाम से समझ में आता है, ये स्टेबल है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती है। जैसे बिटकॉइन तड़ाक ऊपर नीचे होता है ना भैया, कहां 1000 का, कहां 2000 का, कहां 10,000 का, ऐसे सारे कॉइन्स होते हैं। तो स्टेबल कॉइन रहता है फिक्स। इसको आप एफडी की तरह भी समझ सकते हो। एफडी में जब हम पैसा डालते हैं और हमको पहले बता दिया गया है कि 7% मिलेगा, तो वो 7% मिलेगा, तो 7% फिक्स है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, स्टॉक्स में डालते हो, वहां 12% बोला गया, बोलता तो कोई है नहीं, लेकिन 12% पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जब बात करते हैं, क्या 12 रहता है क्या? नहीं, कभी 15, 20, 25 चला गया, या 8, 7, 6, 5 चला गया। एफडी फिक्स अगर 7 है तो 7 ही है, 7% देगा। ठीक इसी तरीके से स्टेबल कॉइन को आप ले लो। स्टेबल कॉइन में वैल्यू फिक्स रहती है। क्यों फिक्स रहती है, क्या इसका लॉजिक है, ये भी समझाता हूं। देखो होता क्या है, जब भी कोई कंपनी स्टेबल कॉइन लॉन्च करती है, सरकार नहीं लाती है, कोई कंपनी लाती है, सरकार किसी कंपनी को बोलेगी लाने के लिए, तो जब भी कोई कंपनी स्टेबल कॉइन लेकर के आती है तो वो बैक्ड बाय डॉलर होता है। बैक्ड बाय डॉलर कहने का मतलब, अगर 1 करोड़ का कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं 1 करोड़ के कॉइन, तो 1 करोड़ का डॉलर भी पीछे रखा गया है बैंक में, उसी के बिहाफ पे 1 करोड़ के कॉइन अवेलेबल हैं। कल को कंपनी बोलेगी हमको 2 करोड़ का स्टेबल कॉइन लाना है, तो ऐसा ही नहीं डिजिटल कॉइन भैया कुछ टप टप प्रोग्रामिंग किए और 2 करोड़ का कॉइन आ गया, ना 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 ना। हाँ वो तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 करोड़ डॉलर भी रखना पड़ेगा बैंक में। तो स्टेबल कॉइन इसलिए भरोसेमंद कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन कोई हवाबाजी वाला कॉइन नहीं होता, जैसे मीम कॉइन होता है ना, ट्रम्प कॉइन बना दिए, पीछे क्या है, कुछ नहीं। डोज कॉइन बना दिए, पीछे क्या है, कुछ नहीं। लेकिन स्टेबल कॉइन पीछे होता है, डॉलर बैक्ड होता है। ठीक है, अब जब भारत अपना लेकर के आएगी खुद का स्टेबल कॉइन, तो मुझे एक चीज शंका है भैया कि भारत जब लाएगी, अच्छा देखो सिर्फ यूएस डॉलर बैक्ड अभी तो है फिलहाल है, लेकिन इसको ट्रेजरी बिल से भी बैक किया जा सकता है, गोल्ड से भी बैक किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी एक तरह के स्टेबल एसेट ही होते हैं। भारत अगर लाएगा तो इंडियन रुपी बैक्ड लाएगा, लेकिन मुझे शंका, मेरे मन में एक सवाल ये था कि इंडियन रुपी भैया आप देखो आजादी के बाद से गिर ही रहा है, गिरते 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 90 रुपए के आसपास हम पहुंच गए। 90 रुपए देना पड़ता है 1 डॉलर के लिए, तो डॉलर का तो भाव तो बढ़ता है, बढ़ रहा है। स्टेबल कॉइन अगर बैक्ड बाय डॉलर है तो अच्छा है, वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे सही, लेकिन बढ़ेगी। लेकिन रुपया बैक्ड हुआ तो भैया स्टेबल कॉइन भी गिरने लग जाएगा। तो ये भविष्य की बात है कि सरकार इसको कैसे टैकल करेगी, अगर रुपया बैक्ड रखा तो गिरने से कैसे बचाएगी। ठीक, तो ये था स्टेबल कॉइन। अब इसका पर्पस क्या है जरा ये समझो। पर्पस ये होता है, जैसे मैंने बोला फिक्स रहता है, तो फिक्स का क्या फायदा है, कहां यूटिलिटी क्या है उसकी। तो यूटिलिटी कुछ ऐसा है सर कि आज के समय में ना, आप अगर किसी विदेश में किसी को पेमेंट करते हो या विदेश से पेमेंट आप मंगवाते हो, तो बहुत सारे झंझट होते हैं। झंझट कैसे, देखो प्रोसेस क्या होता है कि आप जिस बैंक से पैसा भेज रहे हो, मान लो यहां से आप एसबीआई से पैसा भेज रहे हो, तो एसबीआई से पैसा आप भेज रहे हो, कोई एचडीएफसी बैंक है वहां विदेश में आप जिसको भेज रहे हो, तो आपको क्या लगता है इधर आपने सेंड बटन दबाए और 2-4 घंटे में वहां एचडीएफसी मुझको मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? जैसे हम यहाँ भेजते हैं, यहाँ दिल्ली से मुंबई भेजना है, तो दिल्ली से मुंबई भेजना है तो आईएमपीएस अगर कर दिया तुरंत हो गया। एनईएफटी या दूसरी कैटेगरी किया 2-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन यहां से अगर विदेश भेजना है किसी दूसरे देश, तो प्रोसेस ये होता है कि आप जिस बैंक से भेज रहे हो भैया, बीच में एक कोरेस्पोंडेंट बैंक होगा, कोई दूसरा बैंक होगा वो, फिर बीच में फॉरेक्स कन्वर्जन भी होगा, आपका अमाउंट कन्वर्ट होगा उस देश की करेंसी में। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस भी चेक होगा, जिसको आप भेज रहे हो उसकी केवाईसी बैंक में प्रॉपर अपडेटेड है कि नहीं, और उसके बाद जब सेटलमेंट होगा तब उस रिसीवर के बैंक में पैसा क्रेडिट होगा। और ये सारा प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप चाहे बगल में जो अपना दुबई है ना भैया, 2 घंटे का रास्ता है, वहां भी पैसे भेजोगे ना तो 2 से 3 दिन लगते हैं। बैंगलोर जाने में बैंगलोर की फ्लाइट 3 घंटे की है, लेकिन सेम डे पैसा पहुंचेगा। दुबई की फ्लाइट 2 घंटे की है, लेकिन 3 दिन लग जाता है। क्यों? कंट्री बदल गई, करेंसी बदल गई। आप चाहे यूएस भेजो या दुबई भेजो, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ये दिक्कत। अच्छा इतना ही नहीं कि समय ज्यादा लगता है, चार्जेस भी बहुत कटते हैं। आप 1 लाख रुपए भेजोगे तो अगले को 1 लाख नहीं रिसीव होगा, वो चार्जेस कट के हो सकता है कि 95,000 मिले, 96,000 मिले, 98,000 मिले, कट गया। और बड़ा अमाउंट हुआ तो उतना ज्यादा चार्जेस कटेगा। इसका सोल्यूशन है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के जरिए आप किसी को सेकंड्स में पैसा भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो दुनिया के किस कोने में रहता है, दुनिया के कौन से देश में रहता है। आपने इधर सेंड बटन दबाया और वहां उसको रिसीव हुआ सेकंड्स में। अच्छा चार्जेस बहुत ना के बराबर, 10-20 रुपए 30 रुपए के आसपास, बहुत मोटे अमाउंट पर भी बहुत छोटा सा अमाउंट। तो एक बड़ी समस्या का समाधान है स्टेबल कॉइन। अब आप ये पूछ सकते हो
कि भैया आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है, हम तो विदेश भेज नहीं रहे पैसा, ना विदेश से हमारा पैसा आ रहा है। तो ऐसा होता है सर कि भारत में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको विदेश के साथ ट्रांजेक्शन करना होता है, विदेशी कंपनियों के साथ। सोचो हर विदेशी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में यही लफड़ा होता है, समय लगता है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और जब चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो देश का पैसा उधर निकल के जा रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। तो समझ लो देश की कंपनियों का जब काम आसान होगा, उनका काम, उनका पैसा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा, ये एक तरीके से। और स्टेबल कॉइन हमारे और आपके काम का भी है। और उसके अलावा आपके मन में अगर सवाल ये है कि हमारे आम आदमी के मन काम का क्या है भैया, तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव दुबई रहते हैं या कहीं इधर उधर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको पैसा भेजना या उनसे मंगवाना होता है, तो ये ज्यादा चार्जेस करते हैं, ज्यादा समय लगता है। स्टेबल कॉइन के जरिए यूं हो जाएगा वो काम। अब उसके बाद पैसा पार करने के भी काम आता है। आपको पैसा रखना है, पैसा कहां रखते हो, बैंक में रखते हो ना। आपको मन है भैया बैंक में नहीं रखना, हम स्टेबल कॉइन में पार्क रख लो, क्योंकि वो स्टेबल है, फिक्स है, वैल्यू उसकी बढ़ती घटती है, लेकिन जितना आप डॉलर का देखते हो ना वैल्यू घटता बढ़ता है, वही उसका, क्योंकि वैल्यू डॉलर की बढ़ेगी तो स्टेबल कॉइन का बढ़ जाएगा, अगर डॉलर की गिरी तो स्टेबल कॉइन का गिर जाएगा। लेकिन कितना बढ़ता गिरता है, बहुत मामूली सा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अब ये समझ लो, एक डिफरेंस आपको समझा देता हूं यहां पर। आप अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग करते हो तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में 1 से 3 दिन लग जाता है, स्टेबल कॉइन में 30 से 40 सेकंड्स लगते हैं, चाहे कहीं भी भेज लो। फीस 600 1200 रुपए डिपेंड करता है, बड़ा अमाउंट है तो और ज्यादा पैसा लगेगा, यहां 10-20 रुपए के आसपास लगते हैं। आप अवेलेबिलिटी, यहां बैंकिंग आवर्स, भैया बैंक बंद तो वो अटक गया, उसके बाद नहीं, अब अगले दिन बैंक खुलेगा तभी। अभी कुछ टाइम पहले हमारे ही साथ हुआ था, हमारी एक पार्टी ने हमको यूएस से पेमेंट आना था, तो यूएस से पेमेंट आ गया हमारे को, मतलब पेमेंट उन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन वो चूंकि हमारे बैंक में आया नहीं और 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए बैंक में पैसे नहीं आए। पार्टी का हमारे पास आता है कि भैया वो काम नहीं हुआ जिस काम के लिए उन्होंने हमको पैसे दिए थे। तो हमने कहा हमारे पास पैसे तो आए नहीं, तो जब पैसे नहीं आए तो उन्होंने कहा हमने तो भेज दिया है। तब हमने अपने बैंक में चेक किया, बैंक में हमारे बैंक की तरफ से दिक्कत था, कुछ केवाईसी वगैरह का इशू था, जिसकी वजह से 6-7 दिन होने के बाद भी पैसे नहीं आए, हमको पता भी नहीं चला। तो ये सारी दिक्कतें होती है। वही स्टेबल कॉइन होता, कट से उधर डाला इधर आया। ठीक, इंटरमीडियरीज की बात कर लूं तो आप भैया ट्रेडिशनल बैंकिंग जब करते हो तो 3 से 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया, फॉरेक्स कन्वर्जन होगा, बीच का एक बैंक होगा, बदरे भैया लफड़े हैं उसमें, लेकिन यहां पर 1-2 पार्टी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक क्या स्प्रेड भी लगता है, मतलब चार्जेस, इधर कुछ नहीं भैया। ट्रांसपेरेंसी, ऑन चेन वेरिफिकेशन होती है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन तुरंत आप वेरिफिकेशन। इधर अगर पैसा फंस गया तो आप फिर बैंक को फोन करो, वो कहेगा उधर दिक्कत है, उसको फोन करो, उसको फोन करो, आप पगला जाओगे भैया, और पैसा बीच में झूलता रहेगा, कहां झूल रहा है आपको पता नहीं। यहाँ कुछ नहीं, तुरंत ट्रांसपेरेंट। तो स्टेबल कॉइन बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो है, एक क्रिप्टो करेंसी है। तो स्टेबल कॉइन के जरिए भारत सरकार अब ये इनिशिएटिव लेना चाह रही है, प्लान कर रही है कि स्टेबल कॉइन लाए और क्रिप्टो को एक लेवल और आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, फिलहाल जो स्टेबल कॉइन के लिए यूएस में जीनियस एक्ट ट्रम्प चाचा ने बनाया है, उसके लिए, अच्छा जब क्रिप्टो आएगा ना, जब क्रिप्टो को सरकार ऑफिशियली अनुमति देगी, देखो अनुमति देने का मतलब ये नहीं कि इलीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल है, अभी भी टैक्स देते हैं ना। हाँ, ये रेगुलेशंस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं होने का मतलब कल को चोरी चकारी हो गया आपके क्रिप्टो में तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, किसको क्या बोलने जाओगे, ये अभी तक नहीं था। यूएस ने जीनियस एक्ट बनाया, तो जीनियस एक्ट के तहत क्या था, स्टेबल कॉइन्स के लिए बनाया 100% रिजर्व बैकिंग, मतलब वही जितने का स्टेबल कॉइन है उतना बैक्ड बाय डॉलर होगा। मैंडेटरी ऑडिट्स एंड डिस्क्लोजर, जो कंपनी बना रही है उसके लिए समय समय पे ऑडिट्स होता रहेगा, डिस्क्लोजर्स होंगे। रेगुलेटरी ओवरसाइट, समय समय पे उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो किए जाएंगे। देखो अभी क्या है, क्रिप्टो के लिए भारत सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो टैक्स लेने का हमने मतलब समझ लिया लीगल है। अभी तक ना भारत सरकार ने कोई एफर्ट नहीं किया है क्रिप्टो के लिए, कुछ नहीं किया है। टैक्स लेने में एफर्ट नहीं लगता, आप ये काम करो, चुपचाप पैसा हमको पहुंचा देना, वो वाली बात हो गई। लेकिन पैसा पहुंचा देना, ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन इसके लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं किया है। लेकिन ये जब बनाया जाएगा ना तो इसके लिए सरकार काम करेगी, मेहनत करेगी। इधर सरकार की मेहनत है, कंप्लायंस बनाने में, रूल्स बनाने में, फ्रेमवर्क बनाने में सरकार की मेहनत है। तो ये पहली बार क्रिप्टो के लिए सरकार मेहनत वाला काम करेगी, ये समझ लो। अभी तक नहीं किया है, यूएस वालों ने तो कर लिया। उसके बाद जीनियस एक्ट, इजी, अच्छा ये सब बात हमने कर लिए, हमने ये कर लिया। यूजर की सेफ्टी बढ़ जाती है। यूजर की सेफ्टी कैसे, भैया सरकार ने लॉ बना दिया, रेगुलेशंस बना दिए, कल को कुछ होता है तो आप प्रॉपर कहां किसको कंप्लेन कर सकते हो, उसका तरीका आपको सरकार देगी। ठीक है, रिजर्व्स का भरोसा होता है, पीछे बैक्ड बाय डॉलर या रुपया या गोल्ड है, जो भी रखेगी बैक, तो रिजर्व पर भरोसा भी होता है। इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रभाव को बनाए रखना, ये भी होगा भैया। और फ्रॉड और मिसयूज, जो मैंने बताया, कुछ मिसयूज या फ्रॉड होता है तो आपके पास प्रॉपर हेल्पलाइन या किसको आप रिपोर्ट करोगे, वो सब आपको मिलता है। तो रेगुलेशंस कैसे मदद करेगा, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हाँ, ये भी जान लो भैया, क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट इंडिया में कितना है। बहुतों को लगता होगा क्रिप्टो में कौन इन्वेस्ट करता है, कौन ट्रेड करता है, भैया सुन लो, ये तकरीबन 9.5 करोड़ करंट क्रिप्टो होल्डर्स हैं इंडिया में, 9.5 करोड़। 11 करोड़ के आसपास टोटल ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं इंडिया के। और सबसे टॉप सिटीज जो आती है वो दिल्ली आती है। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग मिला मुझे, कहीं इंदौर कहा, कहीं मुंबई कहा, कहीं दिल्ली कहा, लेकिन एक आर्टिकल जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एज, कौन सी एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वॉल्व हैं, तो हमको पता चला मिलेनियल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। मिलेनियल ये पर्पल वाला
मतलब मिलेनियल कौन होते हैं? जो आज 26 से 35 के बीच की एज के हैं। लेकिन उसके बाद जेन ज़ी को सबसे ज़्यादा मजा आता है क्रिप्टो में। जेन ज़ी कौन होते हैं? 18 से 25 वाले। उसके बाद एज 36 से 35 वाले, ये हरा वाला छोटा सा है। और उसके बाद अदर्स में छोटा पार्ट आता है। अदर्स का मतलब 45 से ऊपर वाले। मतलब 45 से ऊपर वालों को ज्यादा क्रिप्टो से मतलब है नहीं, है? और सरकार में तो 45 से ऊपर वाले ही होंगे, तो शायद इसलिए अभी अपना डिले हो रहा है काम क्रिप्टो को लेकर के। ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन भैया। सवाल इसमें ये है मेरा कि जब ये स्टेबल कॉइन आ जाएगा तो एक्सचेंजेस को मुझे लग रहा है, फिर अभी रेगुलेटेड तो है एक्सचेंजेस, अब भारत सरकार कौन कौन से एक्सचेंजेस को प्रायोरिटी देगी ये लाने के लिए, या सारे एक्सचेंजेस हो जाएंगे ये देखना होगा। बैक्ड बाय रुपीज होगा या क्या होगा वो देखने को होगा। लेकिन स्टेबल कॉइन क्रिप्टो को एक लेवल और बढ़ करके अनुमति देना, सरकार का फ्रेमवर्क बनाना, ये क्रिप्टो के लिए और पॉजिटिविटी दिखाता है। यह दिखाता है कि सरकार क्रिप्टो के लिए अच्छा ही सोच रही है। आज भले ही रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन भविष्य में रेगुलेशंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये एक इनिशिएटिव ये बात बताता है। तो कुछ लोग ये बात सोचते हैं क्रिप्टो बैन हो जाएगा, सरकार बैन कर देगी। ये एक्शन देख करके ऐसा कतई नहीं लगता कि बैन जैसा कुछ हो सकता है। सरकार उल्टा स्टेप ले रही है, सरकार उल्टा एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है क्रिप्टो में। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। तो देखा आपने दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, जहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि कंट्रोल का है। एक तरफ है सरकार का सिस्टम, जहां नियम, टैक्स और नियंत्रण होता है। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार खुद का क्रिप्टो ला रही है, जहां पूरी ताकत आपके अपने हाथ में होगी। स्टेबल कॉइन हो या डिजिटल करेंसी, आने वाले समय में पैसा कैसे चलेगा, इसे समझना आज बहुत जरूरी है। क्या क्रिप्टो वाकई आज़ादी देता है या इसमें जोखिम भी छिपा है? इन सभी सवालों का आसान और सटीक जवाब देते हैं सागर सिन्हा सर, जो फाइनेंस को बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।